नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया और यूक्रेन से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। जर्मनी की धरती पर खड़े होकर मोदी ने कहा कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई में कोई विजेता नहीं होगा। इस युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान होगा। मोदी ने कहा कि यह युद्ध विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। भारत के प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत में ही दोनों देशों से शांति की अपील की थी और आज भी वो मानते हैं कि आखिरकार रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। इस मौके पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने प्रेसिडेंट पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की। उन्होंने कहा, देशों की सीमाएं हिंसा के बल पर बदली नहीं जा सकती। दोनों नेताओं की मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उससे पूरी दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, फर्टिलाइजर की कमी हो गई है और बहुत सारे देशों के सामने अन्न का संकट पैदा हो गया है। नरेंद्र मोदी ने यह भी याद दिलाया कि भारत ने यूक्रेन की मदद की है, प्रेसिडेंट पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कई बार बात की है, लेकिन आज मोदी का बड़ा मैसेज यही था कि दोनों देशों को तुरंत सीज फायर करना चाहिए। मैं आपको सुनाता हूं नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले बर्लिन में क्या कहा। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज बोले। उनकी लाइन रशिया को लेकर थोड़ी सख्त थी। उन्होंने रूस पर युद्ध में बर्बरता करने का इल्जाम लगाया। कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का उल्लंघन किया है। जर्मन चांसलर ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से डिटेल में बात की है और जर्मनी चाहता है कि प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर हमले को तुरंत रोकें। हमारी बातचीत बेहद नाटकीय परिस्थितियों में हो रही है। यूक्रेन पर हमला करके रूस ने बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। यूक्रेन में युद्ध और आम नागरिकों पर बर्बर हमले करके रूस ने दिखा दिया कि संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत चार्टर का उल्लंघन करने में वो किस कदर बेलगाम हो चुका है। इसीलिए मैं व्लादिमीर पुतिन से अपनी अपील दोहरा रहा हूं कि वो यूक्रेन में संवेदनहीन रूप से हत्याएं करना रोके। इस युद्ध से हमारे लिए नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था की अहमियत और भी साबित हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि विश्व व्यवस्था को हिंसा के जरिए कतई नहीं बदला जाना चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता को सबको मानना चाहिए। मैंने और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। आज वक्त की मांग यही है कि हम बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें, न कि एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ें। यूक्रेन की वॉर को लेकर आज मोदी ने जो कहा उससे पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी ने प्रैक्टिकल बात की। उन्होंने कहा, युद्ध से सिर्फ यूक्रेन का नहीं, सिर्फ रशिया का नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। और यह सच भी है, जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर और अन्न की कमी यूरोप के बहुत सारे देशों को मुश्किल में डाल सकती है।
ये सच है कि भारत ने बहुत सारे मुल्कों को अन्न पहुंचाया है, मदद की है, लेकिन ये सब ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। युद्ध में किसके कितने सैनिक मरे, किसके कितने टैंक तबाह हुए, ये देखकर चिंता होती है, लेकिन इससे बड़ी बात यह कि इस तबाही और बर्बादी का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। और यह कोई सीक्रेट नहीं है कि युद्ध से आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। आखिर में तो दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी होगी, डायलॉग से रास्ता निकालना होगा। इसलिए मोदी का यह संदेश महत्वपूर्ण है कि यह डायलॉग जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना ही अच्छा। जो कल करना है वो आज हो जाए तो बेहतर। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के नियंत्रण पर जर्मनी के दौरे पर गए हैं। आज बर्लिन के चांसलरी यानी जर्मन सरकार के हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तस्वीरें देखने वाली हैं। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच बायलैटरल टॉक्स हुए। मोदी और ओलाफ की मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मनी यूरोप की आर्थिक महाशक्ति है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इस वक्त भारत में 1700 से ज्यादा जर्मन कंपनियां कारोबार कर रही हैं। 1600 से ज्यादा इंडो जर्मन कोलैबोरेशन चल रहे हैं। इसके अलावा 600 से ज्यादा इंडो जर्मन जॉइंट वेंचर्स काम कर रहे हैं। जर्मनी में भारतीय कंपनियों का कारोबार बढ़ा है। इस वक्त 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियां जर्मनी में बिजनेस कर रही हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर के बीच सिर्फ यूक्रेन रशिया वॉर पर बात नहीं हुई, आपसी व्यापारिक रिश्तों पर, ट्रेड पर, कॉमर्स पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी दौरे को लेकर वहां के लोगों में उत्साह दिखाई दिया। खासतौर पर जर्मनी में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बड़े खुश नजर आए। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिलने के लिए अपने होटल से बाहर आए तो बड़ी संख्या में इंडियन ओरिजिन के लोग उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। जर्मनी में 2 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से करीब 1,60,000 लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट है और करीब 43,000 भारतीय मूल के लोगों ने जर्मनी की नागरिकता ली है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सैकड़ों हिंदुस्तानी बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रेंडेनबर्ग गेट पर जमा हुए। ब्रेंडेनबर्ग गेट पर ऐसे भारत का एक छोटा रूप दिखाई दिया। हर राज्य के लोग दिखे और पूरे भारत की झांकी दिखी। प्रधानमंत्री के स्वागत में गरबा हुआ। कोई महाराष्ट्र की वेशभूषा में आया था तो कोई साउथ इंडियन ड्रेस में। बहुत सारी महिलाएं पारंपरिक गुजराती ड्रेस पहनकर आई थी। प्रधानमंत्री मोदी जिस एडलॉन होटल में ठहरे हुए हैं वो ब्रेंडेनबर्ग गेट से ज्यादा दूर नहीं है। आज वहां का नजारा ऐसा था मानो वो बर्लिन नहीं, दिल्ली का इंडिया गेट हो। उस वक्त बर्लिन में सुबह हुई थी, लेकिन सुबह सुबह सिर्फ बर्लिन से नहीं, जर्मनी के दूसरे इलाकों में रहने वाले भारतीय भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास इकट्ठा हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। जर्मनी के बाद मोदी डेनमार्क जाएंगे
और फिर फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रों से मुलाकात करेंगे। आज सुबह जब प्रधानमंत्री बर्लिन ब्रेंडेनबर्ग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर मोदी को जर्मनी के प्रोटोकॉल मिनिस्टर ने रिसीव किया। जर्मन फोर्स के जवानों ने सलामी दी और इसके बाद प्रधानमंत्री बर्लिन के ऐतिहासिक एडलॉन होटल पहुंचे। ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास बना एडलॉन होटल 115 साल पुराना है। होटल में भी भारतीय मूल के बहुत सारे लोग मोदी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा थे। मोदी लोगों से भी बड़ी गर्मजोशी से मिले। एक बच्चे ने प्रधानमंत्री को देशभक्ति का गीत गाकर सुनाया और मोदी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। सबका मैं ले लो। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक और बच्ची ने उनका स्केच बनाया था। बच्ची ने कहा उसने सिर्फ 1 घंटे में मोदी का स्केच बनाया है और मोदी ने उसके स्केच पर ऑटोग्राफ दे दिया। होटल में कई और बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। मोदी ने उनसे बातें की, ऑटोग्राफ दिए, शुभकामनाएं दी। और बर्लिन से इस वक्त देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बर्लिन में इंडियन कम्युनिटी के जो प्रोग्राम है उसकी बहुत चर्चा है, बहुत यहां इंतजार है लोगों को, क्या तैयारियां हैं वहां पर? और रजत जी, हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं प्लाजा थिएटर एम प्लाटेडमेर प्लाजा, ये है जो बर्लिन का थिएटर जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। तकरीबन अब से 20-22 मिनट बाद यहाँ पर वो आएंगे, जिसमें इस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1800 की कैपेसिटी है। पहले ये तैयारी की गई थी कि एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें स्टे किए हैं, उसी के कॉन्फ्रेंस रूम में इंडियन डायस्पोरा का ये कार्यक्रम करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय मूल के लोग जितने हैं वो मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एक संवाद करना चाहते थे, कल्चरल प्रोग्राम में उनको बुलाना चाहते थे। लेकिन बाद में इतने ज़्यादा इनवाइट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी कि उसके बाद इस जगह का चयन किया गया और इसमें लगभग 1500 के आसपास भारतीय मूल के लोग, इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 फ्लोर है, दोनों फ्लोर लगभग भर गया। इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी बाहर हैं। बहुत स्ट्रिक्टली जिनको इन्विटेशन मेल से भेजा गया है, सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है सुरक्षा वजहों से। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्लिन में या जर्मनी में इंडियन डायस्पोरा के लोगों के भीतर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर कितना ज़्यादा उत्साह है। और इसमें 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तय करके भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और स्टेडियम के बाहर, ऑडिटोरियम के बाहर के हिस्से को अगर आप देखें तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है रजत जी, जो कि वहाँ पर भी दिन में था, बहुत ज़्यादा ढोल दिख रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाद्य यंत्रों से जो लगाव की बात करें तो उससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन ये अनुमान ज़रूर लगा सकता हूँ कि आज शायद जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आएंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए अपने आप को रोक पाना कि वो इस ढोल पे ट्राई ना करें और यहाँ पे आके इसे बजाने की कोशिश ना करें। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत सारे कार्यक्रमों में हमने देखा है कि जब भी उन्हें ऐसा मौका मिलता है वो ज़रूर किसी न किसी वाद्य यंत्र पे अपना हाथ ट्राई कर लेते हैं। तो शायद वैसी तस्वीर यहाँ भी देखने को मिले। अंदर पूरा का पूरा जो प्लाजा है, पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा हुआ है। ये जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय मूल के लोग हैं, ये उत्साहित है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जर्मन मीडिया है उसने इस विजिट को कैसे देखा? और इसमें 2 चीज़ रजत जी बहुत दिलचस्प मुझे लगी। जो पहली चीज़ जो कि सरप्राइजिंग भी था मेरे लिए, जैसे अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब हमें इस प्लाजा में आना था तो तकरीबन 3 किलोमीटर पहले हमें पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि इधर का रूट बंद किया गया था। वैसी स्थिति में हम लगातार लोगों से पूछते हुए आ रहे थे और जिस से हमने इस थिएटर का नाम लेके पूछा उस व्यक्ति का अगला रिस्पांस यही होता था, और वो जर्मन व्यक्ति होता था, उसका अगला रिस्पांस यही होता था कि वेयर मोदी जी इज कमिंग। और इस अंदाज में वो फिर अपना एड्रेस बता रहे थे। और वो मेरे लिए एक हैरानी की चीज़ थी कि जर्मनी के व्यक्ति को भी ये पता है कि इंडियन डायस्पोरा के इस प्रोग्राम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और ये चीज़ ये बताता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा हो रहा है, यहाँ तो उस बात को लेकर कम से कम करंट बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच। दूसरी तरफ जर्मन मीडिया की भी बात करें तो वहाँ होटल के पास भी जो जर्मन मीडिया के लोग मौजूद थे या मीडिया
मीडिया सेंटर में जो जर्मन मीडिया के लोग मौजूद थे, वो लगातार इस बात को लेकर बता रहे थे कि किस प्रकार से भारत और जर्मनी के बीच संबंधों में एक नई ऊंचाई आ सकती है और आनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर वो चर्चा कर रहे थे। चाहे क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे लोग रशिया और यूक्रेन को लेकर भी बात कर रहे थे। इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जरूर महसूस हुआ कि यूरोप का जो सबसे घनी आबादी वाला देश है, भारत के लिहाज से यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, उसके लोगों के बीच भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक नया करंट देखने को मिल रहा है। ये बात ठीक है देवेंद्र, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारत का मान तो बढ़ा है और जहां जहां वो जाते हैं वहां पर बड़ा उत्साह होता है इंडियंस में। और फिर वहां का जो लोकल मीडिया है, पहले इतनी कवरेज नहीं मिलती थी जितनी अब मिलती है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस समय क्या वहां पर भी बहुत ज्यादा चर्चा है यूक्रेन रशिया वॉर की? क्या इस पृष्ठभूमि की बहुत चर्चा है? और फिर सबसे बड़ा सवाल है कि भारत और जर्मनी क्या कोई कॉमन स्टैंड इस इशू पर बना सकता है? यूक्रेन रसा को लेकर निश्चित तौर पे चर्चाएं बहुत ज़्यादा है और हर व्यक्ति उस बात को लेकर कंसर्न रहता है। और ऐसे में लेकिन दूसरी चीज़ कि भारत का जो स्टैंड है, अगर उसको लेकर किसी से बातचीत कीजिए तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता है या ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि वो इस बात से सहमत नहीं है। क्योंकि अगर खुद जर्मनी की स्थिति देखें तो एनर्जी के मामले में लगभग 50% अपना एनर्जी का हिस्सा वो वहाँ से रसा से खुद इम्पोर्ट करता है। तो ऐसे में भारत को लेकर, भारत के स्टैंड को लेकर कोई वैसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि उस युद्ध को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा कंसर्न जता रहे हैं। और दूसरी चीज कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में भारत और जर्मनी एक साथ हो सकते हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। भारत कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासतौर पर जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, भारत जिन चीजों का इस्तेमाल करता है उसमें कई मायनों में भारत जर्मनी से बहुत ज्यादा आगे है। खासतौर डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भारत में जिस प्रकार से अब हो रहा है उसमें उसको लेकर जर्मनी को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं और ये सारी चीजें यहाँ के लोग इन बातों को कहते हैं। और दूसरा, अपनी तरफ से ये क्या मदद कर सकते हैं, इन बातों का भी जिक्र करते हैं। और दोनों देशों को और ज्यादा करीब आना चाहिए। जैसे अभी लगभग व्यापार $20 बिलियन का है, तो उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये $30 बिलियन हो जाएगा। और किस प्रकार से भारत की लगभग 200 कंपनियां जर्मनी में काम करती है, जर्मनी की लगभग 1800 कंपनी भारत में काम करती है। ये संख्या आगे आने वाले दिनों में कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। तो फ्रांस और जर्मनी, ये जो दो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं, जर्मनी में ये रिस्पांस निश्चित तौर पे भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों को और ज्यादा पुश देने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद। रजत जी। देवेंद्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इंतजार करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायस्पोरा से बात करेंगे तो वो पूरा भाषण उनका लाइव आप दिखाएंगे और फिर लोग जो रिएक्शंस हैं उस भाषण के बाद में वो भी आप दिखाएंगे। तो हम इंतजार करेंगे, थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात करेंगे। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। 3 देशों की विजिट 3 दिन में होगी। टाइट शेड्यूल है जैसा मोदी हमेशा रखते हैं। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर के बैकड्रॉप में यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपीय देश रशिया के खिलाफ एकजुट है। लेकिन यह भी सही है कि यूरोपियन कंट्रीज की रशिया पर डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई रशिया करता है। सब जानते हैं अगर रशिया ने सप्लाई बंद कर दी तो यूरोप के देशों के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। जहां तक भारत का सवाल है तो ऑयल के मामले में, तेल के मामले में रशिया पर भारत की डिपेंडेंस सबसे कम है। हम सिर्फ 2% ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, इसलिए भारत पर कोई प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, भारत ने न रशिया का विरोध किया न यूक्रेन को सपोर्ट किया। भारत ने बार बार कहा कि वो पीस चाहता है, शांति चाहता है, लड़ाई नहीं चाहता। यह भारत का ऐतिहासिक स्टैंड है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं डाला। दूसरी तरफ यूक्रेन को सहायता भेजी है, रशिया से सस्ता तेल खरीदने का फैसला भी किया है। नरेंद्र मोदी के इस बैलेंसिंग एक्ट की वजह से यूरोप के देशों को समझ आ गया कि भारत की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो इस पर चलता आया है, इसी पर चलेगा। इसीलिए ज्यादातर यूरोपियन देश चाहते हैं कि मोदी यूक्रेन रशिया वॉर को रुकवाने में मदद करे, मीडिएटर का काम करे। और 3 देशों की यात्रा में यह मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है। हर जगह इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होगी। लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, मोदी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि यूक्रेन रशिया वॉर की बात मोदी ने भी की और जर्मन चांसलर शोल्ज ने भी की। हालांकि मोदी ने अब तक जर्मनी में जो कहा वो फॉर्मल था, डिप्लोमेटिक बातें थी।
थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी खुलकर बोलेंगे, जिसका जिक्र मैं देवेंद्र पाराशर से कर रहा था। जर्मनी बसे हिंदुस्तानी मूल के लोगों से नरेंद्र मोदी बात करेंगे और जैसे ही नरेंद्र मोदी का यह प्रोग्राम शुरू होगा, हम आपको सीधे बर्लिन लिए चलेंगे। लेकिन तब तक हम दूसरी कुछ खबरें देख लेते हैं, देश की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की। डिप्लोमेसी की खबर आपने देखी है, सियासत की खबर बड़ी जरूरी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अब राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे को राज ठाकरे जिस तरह से उठा रहे हैं, उसके बाद राज्य सरकार उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हालांकि राज ठाकरे ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 3 मई को ईद के दिन कहीं कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे और न ही महाआरती करेंगे। अब कल मंगलवार है, कल अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है, इसीलिए पहले राज ठाकरे ने 3 मई को हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती का बड़ा कार्यक्रम रखा था। लेकिन 3 मई को ईद हो गई, इसकी वजह से उन्होंने महाआरती की अपनी कॉल वापस ले ली है और लोगों से कहा कि ईद के मौके पर कोई आरती न करें, किसी तरह के व्यवधान पैदा न करें। अब प्रदर्शन 4 मई से शुरू होगा। राज ठाकरे ने आज ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ईद मुसलमानों के लिए बड़ा त्योहार है, इसलिए कल अक्षय तृतीया पर कहीं भी आरती ना करें, कल किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। अब कार्यकर्ताओं को आगे क्या करना है वो राज ठाकरे कल ऐलान करेंगे। कल राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी प्रभा देवी मंदिर में महाआरती करने वाले थे, लेकिन उस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार अपने भाई राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे ने जो भाषण दिया था, उस पर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है। वकीलों से सलाह ली जा रही है। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने कल यानी मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें राज ठाकरे की कॉल को कैसे बेअसर किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कायम रखा जाए, इस पर डिटेल में बात की जाएगी। कुछ शर्तों के साथ इसको परमिशन दी गई थी। अभी भाषण तो हुआ है, अभी इस भाषण में क्या क्या शर्तों उन्होंने रखी है, क्या क्या उल्लंघन किया है, इसके बारे में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर स्टडी कर रहे हैं। वो एक लीगल ओपिनियन लेके इसका रिपोर्ट डीजी मुंबई को भेजेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। राज ठाकरे ने कल महाआरती की कॉल वापस ली। ईद के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं से गड़बड़ करने को नहीं कहा, तो ये एक अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए था। लेकिन सियासत है। कहा गया कि राज ठाकरे डर गए और राज ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि डरने की कोई बात ही नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया तो डरेंगे क्यों। परसों उद्धव ठाकरे को पता चल जाएगा कि कौन डरता है। कुछ नहीं एक्शन हो रही है और एक्शन होने जैसा हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो कौन से एक्शन और क्यों डरने का। एक्शन लेने के जैसा हमारी ओर से कुछ हुआ ही नहीं है, तो डरने का सवाल ही किधर आता है। उन्होंने औरंगाबाद के रैली में एक स्टेटमेंट दिया था कि एक बार हो जाने दो, उसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट कभी की जब राज ठाकरे साहब की रैली चालू थी। चालू रैली में पर्पजली अगर सामने कोई बांग आजान का लाउड स्पीकर लगाता है तो सामने वाला आदमी को उस्काने का काम करता है, तो उसके बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी। और गलत उसमें क्या दिया, अगर आप लोग सामने से अगर हम पे हमला करेंगे तो हम क्या खुद का प्रोटेक्शन नहीं करने का, क्या सेल्फ प्रोटेक्शन करने का हर आदमी का अधिकार है। वो एंगल से उन्होंने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ऑर्डर वही उसकी मांग कर रहे। हम गलत क्या मांग कर रहे, हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या कि धार्मिक तेढ़ निर्माण हुए, ऐसा कुछ मूवमेंट लिया गया है कि हमारे से नहीं। हम लोग सिंपल मांग कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर का आवाज जो है उसकी तकलीफ लोगों को होती है, वो किसी भी धर्मस्थल पे हो, मंदिर पे भी हो, तो वो निकालने चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन का रास्ता खोज रही है। राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, लीगल हेल्प ली जा रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा में जबरदस्त भीड़ थी, इससे शिवसेना परेशान हुई है। इस पब्लिक मीटिंग में राज ठाकरे ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर लाउडस्पीकर पर अजान होगी तो फिर एमएनएस के कार्यकर्ता उससे डबल आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लाउडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाउडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाउडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढ़ताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? राज ठाकरे में लोगों के बाला साहब ठाकरे की झलक दिखाई देती है और वो जब से दोबारा मैदान में उतरे हैं उद्धव ठाकरे के लिए रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लाउडस्पीकर के बाद अब अयोध्या चलो की चर्चा शुरू हो गई है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाएंगे। 1 महीने का वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र में जगह जगह राज ठाकरे के अयोध्या जाने के पोस्टर्स और बैनर लग गए हैं, जिनमें राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के अंदाज में दिखाया गया है। राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अब जय श्री राम के नारे लगाकर शिवसेना को परेशान कर रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कई जगह जय श्री राम लिखे हुए पोस्टर लगाए। इन पोस्टर्स में चलो अयोध्या का नारा दिया गया है। साथ ही यह भी लिखा कि हम धर्मांध नहीं हैं, लेकिन हमें अपने धर्म पर अभिमान है। 3 तारीख यानी कल के दिन ईद तक वो शांत रहेंगे, लेकिन 4 तारीख से उन्होंने सभी से अपील की है कि मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा दुगनी आवाज में पढ़ना शुरू करें। और उसके अलावा अब सबकी निगाहें उनके जो प्रस्तावित अयोध्या यात्रा है उसके बारे में पोस्टर्स शहर के अलग अलग कोनों में लगने शुरू हो गए। हम मुंबई के सीएसटी के सामने खड़े हैं, जो मुंबई का सबसे प्राइम लोकेशन एरिया कहा जाता है। वहां पर आप देखें इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं अलग अलग शहर के कोनों में, जिसमें साफ तौर पर जो राज ठाकरे हैं वो उनकी जो एक इमेज बनाई गई है वो ठीक उसी तरीके की है, भगवा चोला पहने जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे रहा करते थे। और इस पोस्टर में अगर आप देखें तो लिखा है जय श्री राम, और नीचे जो मराठी में लिखा है वो मराठी हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, धर्मांध नाही मी धर्माभिमानी। इसका ये मतलब है कि मैं अंधा धर्म फॉलो करने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरे धर्म का अभिमान है। और नीचे लिखा है चला अयोध्या, यानी अब चलो अयोध्या का जो एक वो आवाहन कर रहे हैं उसका ये यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। और इसी तरीके की एक प्रतिकृति बनाई गई है, खास तौर पे अयोध्या को ध्यान में देते हुए, जो भगवान राम की एक भव्य मंदिर बनाई जा रही है। अयोध्या में राम लल्ला की एक जो मंदिर बनाई जा रही है उसका एक प्रतिकृति यहाँ पर बनाया गया है। राज ठाकरे के इस नए अंदाज से, शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाने से उद्धव ठाकरे कितना परेशान हैं, इसका अंदाजा उद्धव ठाकरे के उस बयान से लगा जब उद्धव ने खुद राज ठाकरे पर हमला किया। बड़े भाई उद्धव ठाकरे ने कहा, सियासत के नए नए खिलाड़ियों को महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। ये लोग कभी मराठी कार्ड खेलते हैं, कभी हिंदुत्व कार्ड। 2 साल तक इनका नाटक बंद था, अब फिर से ड्रामा करना शुरू कर दिया। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं शिवसेना ही असली हिंदुत्ववादी पार्टी है। मला बघा अशा खेळाडूंकडे मी लक्ष देत नाही, कारण हे खेळाडू नेमकं कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेलं आहे। कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ। तर असे हे खेळाडू जे असतात ना, त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही, म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे त्यांचा अपमान नाही मी करू इच्छित, परंतु असे खेळ महाराष्ट्राच्या जनतेने
पाहत आलेले आहे. आणि जो शिवसेनेची ओळख करून देण्याची गरज नाही, तुम्हीच सांगितलं शिवसेना हिंदुत्ववादी पक्ष, आणि तो आहेच. हे मी विधानसभेत सुद्धा बोललेलो आहे आणि ते मला लपवण्याची गरज नाही. आणि असे भोंगेधारी पुंगीधारी खूप बघितलेत. उद्धव ठाकरे बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे सिर्फ एक बोहरा है, असली खेल तो बीजेपी खेल रही है। उनका आरोप है कि राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर इस तरह के बयान कर रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कहा बाला साहब भोले भाले थे, बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर उन्हें ठगा, लेकिन अब शिवसेना बीजेपी की झांसे में नहीं आने वाली। आणि त्याही वेळेला माझ्यावर त्या आरोप केला की ती शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना नाही. म्हटलं बरोबर आहे, बाळासाहेब भोळे होते आणि बाळासाहेबांना तुम्ही त्यावेळेला कसे वेळोवेळी फसवत गेला तुम्ही माझ्या डोळ्याने बघितले, म्हणून मी थोडासा नाही म्हटलं तरी धूर्तपणाने तुमच्याशी वागतोय. मी नाही भोळा. माझे वडील भोळे होते, ते हिंदुत्वासाठी, म्हणजे हिंदुत्व हे माझे रक्तात त्यांनीच भिनवलेले आहे. पण हिंदुत्वाच्या आडून तुम्ही जे तुमचे डाव सरत होता त्याच्याकडे ते कानाडोळा करत होते, मी नाही करणार. बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर, राम भक्त होने पर सवालिया निशान लगा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो लोग बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं, बीजेपी को ज्ञान देते हैं, वो बताएं जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था तब वहां शिवसेना का कौन सा नेता मौजूद था। फडणवीस ने कहा कि बाबरी ढांचा गिराए जाने के वक्त वो खुद अयोध्या में मौजूद थे, इस कारण 21 दिन जेल में रहे। बाबरी ढांचा ढाए जाने के मामले में जो 32 लोग आरोपी थे वो सब बीजेपी के थे, उसमें भी शिवसेना का कोई नेता नहीं था। 32 आरोपी होते, 32 आरोपी। कौन होते 32 आरोपी? लाल कृष्ण अडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, रामविलास वेदांती, आचार्य धर्मेंद्र जी, आणि त्यातला एक आरोपी या मंचावर उभा आहे जयभान सिंग पवैया। हे आरोपी होते 30 वर्ष बाबरी ढाचा पाडल्याच्या आरोपामध्ये ज्यांनी आरोप सहन केला ते जयभान सिंग पवैया या ठिकाणी आहे। या 32 आरोपी मध्ये तुमचा महाराष्ट्रातला कुठलाच नेता मला पाहायला मिळत नाही। 30 वर्ष या बाबरीच्या आरोपामध्ये त्या ठिकाणी खटले लढणारे आमचे नेते होते। देवेंद्र फडणवीस की यह बात तो सही हो सकती है कि बाबरी मस्जिद ढाए जाने के केस में शिवसेना का कोई नेता जेल नहीं गया, लेकिन इसके साथ ही यह भी सही है कि बाला साहब ठाकरे इकलौते ऐसे नेता थे जो सीना ठोकर बाबरी मस्जिद गिराए जाने की जिम्मेदारी लेते थे और कहते थे बाबरी मस्जिद को गिराने वालों में उनके शिव सैनिक भी शामिल थे। मुझे याद है 28 साल पहले जब बाला साहब ठाकरे आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा था बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई। और उस जमाने में यह कहना बड़ी बात थी, क्योंकि जो नेता 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में मौजूद थे उनमें से उस वक्त कोई इतने खुलकर नहीं कहता था कि उनकी पार्टी के लोगों ने मस्जिद गिराने का काम किया। आज यही बात शिवसेना के नेता किशोरी पेडनेकर ने कही। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि शिवसेना के नेता भले अयोध्या में नहीं थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने मस्जिद गिराने की जिम्मेदारी ली थी। तब देवेंद्र फडणवीस से क्यों नहीं कहा कि बाला साहब आप झूठ बोल रहे हैं? एक भी वैलिड पॉइंट नहीं। कौन था कौन नहीं था ये सब वर्तमान पत्र जो पुराने हैं, जो अपना पास रिकॉर्ड है वो तपास लो। हम नहीं कहेंगे हम थे, क्योंकि हमें भी पता था, हम भी आधा गाड़ी से उतराया दिया, तभी हम नहीं कहते कि हम उधर थे। नहीं थे तो नहीं थे, आप होंगे भी, आप उधर अंदर होगे भी, तो हमारे भी लीडर थे। लेकिन ये तो बचपना है कि ऐसा कहना कि नहीं थे। तो बाला साहब ने क्यों कहा कि आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे और मैं जिम्मेदारी लेती? यस, वो पूरा ये हमारे शिव सैनिक के आने एक है। तो बाला साहब ने उस टाइम जिसमें कुछ भी हो सकता था, तभी भी बाला साहब ने ये जबान दी, बात की, तभी आप किधर थे? तभी क्यों नहीं जाके बोले बाला साहब को, बाला साहब आप तो गलत बोल रहे, हमने किया है, आप क्यों बोल रहे? यह बात सही है कि बाल ठाकरे ने छाती ठोक कर कहा था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया,
लेकिन उद्धव ठाकरे की यह बात सही नहीं है कि बाला साहब ठाकरे को बहकाया जा सकता था, वो भोले भाले थे। बाला साहब राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी थे। उनकी राजनीति बिल्कुल साफ थी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते थे। बाला साहब ठाकरे खुलकर हिंदुत्व की बात करते थे, इसीलिए बाला साहब ठाकरे की पहचान पूरे देश में थी। मेरे हिसाब से बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे में 2-3 बड़े डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला तो है कि बाला साहब ठाकरे कभी भी खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते थे। वो तो कहते थे मुख्यमंत्री का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। दूसरी बात, वो कभी कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते थे, सरकार बनाना बहुत दूर की बात है। और ये दोनों बातें अलग होने के कारण उद्धव ठाकरे बाला साहब की तरह खुलकर बेबाकी से अपनी बात नहीं कह सकते। वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में हैं, इसलिए उनकी मजबूरियां और भी ज्यादा हैं। और राज ठाकरे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए अब राज ठाकरे हिंदुत्व के सवाल पर उद्धव को घेरते हैं और उद्धव को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का ऐलान किया तो अब शिवसेना आदित्य ठाकरे को अयोध्या भेजने का प्लान बना रही है। राज ठाकरे के बाद हनुमान चालीसा के पाठ का मुद्दा उठाया था नवनीत राणा ने। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन नवनीत राणा जेल में है और अभी कम से कम 2 दिन और उन्हें जेल में रहना होगा। उनकी बेल पिटीशन पर आज भी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। अब अदालत 4 मई को सुबह 11 बजे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की बेल पिटीशन पर फैसला सुनाएगी। तब तक नवनीत राणा और रवि राणा को जेल में रहना होगा। नवनीत के वकील ने कहा कि उन्हें उम्मीद है जमानत जरूर मिलेगी, जबकि सरकारी वकील का दावा है कि उन्होंने अपना पक्ष बड़ी मजबूत दलीलों के साथ रखा है और नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत नहीं मिलेगी। आज कोर्ट में डिसीजन के लिए रखा था, लेकिन आज दोपहर में रखा, लेकिन कोर्ट के सामने और भी दूसरी बड़ी केस अनिल देशमुख साहब की भी थी, तो शायद इसमें जो डिटेल जो जजमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो टाइम है वो पूरा नहीं था कोर्ट के लिए। आज इनकम्प्लीट रह गई ऑर्डर, और ऑर्डर परसों सुबह 11 बजे डिक्लेयर की जाएगी। अमरावती में हमारे संवाददाता योगी राणा ने रवि राणा के भाई सुनील राणा से बात की। वो खुद भी विधायक हैं। सुनील ने कहा कि आज जमानत न मिलने से सपोर्टर में निराशा तो है, लेकिन उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। 2 दिन का इंतजार और सही। पूरे देश के सामने पूरा घटनाक्रम चालू है और सभी घटनाक्रम आपको सब मालूम है। मैं इस सिचुएशन में यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई और मेरे बहू यहाँ पे है, वो खासदार नवनीत राणा, रवि जी राणा, इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, पर फिर भी एक न्याय प्रविष्टि पे मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाले 4 तारीख को दोनों भी घर वापसी करेंगे और अच्छे से घर वापसी होंगे। और ये न्याय प्रविष्टि पे मेरा पूरे परिवार का, मेरे पक्ष का, मेरे कार्यकर्ताओं का पूरा भरोसा है। छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या समझाएंगे, क्या कहेंगे आप उनको? नहीं, बच्चे भी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी अपनी मम्मी डैडी की राह देख रहे हैं, माता पिता भी अपने बेटी की राह देख रहे हैं। सब जन अपने अपने जगह सब प्रार्थना कर रहे हैं। और ये सब करने के बावजूद भी जो न्याय प्रविष्टि मेरा संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, वो उस पर ऊपर हमें भरोसा है। असल में आज महाराष्ट्र में 3 पॉलिटिकल केसेस में जमानत का इंतजार था। नवनीत राणा, रवि राणा का केस मैंने आपको बताया। इनके अलावा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार में होम मिनिस्टर रह चुके अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी थी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में हैं। आज इन दोनों को भी जमानत नहीं मिली। नवनीत राणा और रवि राणा के केस में फैसला इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इसी अनिल देशमुख के केस पर इसी अदालत में सुनवाई हो रही थी। इस केस में ज्यादा वक्त लग गया, इसलिए कोर्ट को नवनीत के केस में ऑर्डर देने का वक्त नहीं मिला। और इसी तरह नवाब मलिक को भी आज जमानत नहीं मिली। महाराष्ट्र के बाद लाउडस्पीकर का मुद्दा आज बिहार में भी सुनाई दिया और इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव का स्टैंड चौंकाने वाला था। बिहार में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आखिर इबादत करने के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत? लाउडस्पीकर तो 100 साल पहले इजाद किया गया। 50 साल पहले लाउडस्पीकर हिंदुस्तान आया, क्या उससे पहले अजान नहीं होती थी? तो फिर आज
लाउडस्पीकर की क्या जरूरत है। सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता होता है। अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ लाउडस्पीकर कब आया, लाउडस्पीकर की खोज कब हुई? हम आपको बताते हैं लाउडस्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई और 70 के दशक में भारत आया। या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे क्या? वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? ये लाउडस्पीकर जो है ये तो 70 के दशक में आया। तो उससे पहले क्या था? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी को भी सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया जाए। तो ये सारी बातें तो बात की बातें हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साफ साफ नहीं बोलते। वो किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा यह कोई विषय ही नहीं है। उनकी सरकार किसी के धर्म में, किसी की इबादत में दखल नहीं करती। जिसको जैसे पूजा करनी है करे, जिसको जैसे अजान देनी है दे। यूपी में लाउड स्पीकर उतारा था, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीजें, एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, वो सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। नीतीश कुमार हमेशा इसी तरह की गोलमोल बात करते हैं, इसलिए किसी को हैरानी नहीं हुई। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा उस पर लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि यादव मुस्लिम समीकरण बनाकर लालू यादव सत्ता में शीर्ष पद पर पहुंचे। यह आरजेडी का बड़ा आधार है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अजान के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत, अलार्म की जरूरत तो इंसानों को जगाने के लिए होती है। ये बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। मुस्लिम अपीजमेंट के सवाल पर अब तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के रूप में बदलाव दिखा था। लेकिन अब अगर बिहार में भी विपक्ष के नेता मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने की बात करते हैं तो ये देश की सियासत में बदलाव का बड़ा संकेत है। बिहार के सियासी मैदान में आज एक नए प्लेयर की एंट्री हुई। अब तक दूसरों को चुनाव जीतने की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब चुनावी राजनीति में उतरेंगे और अपनी नई पारी की शुरुआत बिहार से करेंगे। आज प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो लोकतंत्र के असली मालिकों यानी जनता के बीच जाएंगे, जिससे कि वो मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें और देश को अच्छा प्रशासन या जन सुराज दे सकें। प्रशांत किशोर 5 मई को मीडिया से बात करेंगे, अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर ने अभी कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि वो क्या करेंगे, लेकिन बिहार में उनकी चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी का कहना है कि प्रशांत किशोर अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन उनमें नेता बनने के गुण नहीं है। पहले भी कई तरह के नाम के साथ वो आए हैं और बहुत ही हताशा और निराशा के साथ लौटे हैं। मुझे लगता है कि हर दिन नए शब्दों के साथ खेलने से नहीं होगा, ज़मीन पर उतरकर काम करने से होगा, ज़मीन पर उतरकर लोगों के साथ संवाद करने से होगा। केवल स्ट्रेटजी बनाना और स्ट्रेटजी पे इम्प्लीमेंट करना दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि कई स्ट्रेटजी वो बनाते रहे हैं। कांग्रेस ने भी उनके स्ट्रेटजी का लाभ लेना और न लेने का जो प्रकरण रहा वो बहुत ही खट्टा मीठा रहा है उनके लिए, कि उनसे स्ट्रेटजी भी ले लिया और उसको जोड़ा भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आज के डेट में प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटजिक हो सकते हैं एज ए पॉलिटिशियन, तो अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार से ही आते हैं। 2 साल पहले से जेडीयू के साथ थे। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन आज केसी त्यागी ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर खुद राजनीति में उतरते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यह तो वो भी जानते हैं कि राजनीति आसान खेल नहीं है। बिहार में अब इस सरकार के विकल्प के रूप में पहले से ही एक पुराना विकल्प मौजूद है जो आरजेडी प्लस है, जिसको जनता 4 अवसरों पर रिजेक्ट भी कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में नीतीश कुमार के रूप में उनसे बेहतर विकल्प अभी कोई उपलब्ध है। ने हम नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व के मुकाबले में किसी को भी चुनौती नहीं मानते हैं और जो चुनौतियां मिली हैं उनका हमने मजबूती के साथ जवाब दिया है।
बिहार में कोई राजनीतिक घटना हो तो सारे रिएक्शन तुरंत आते हैं। आरजेडी में कह दिया कि प्रशांत किशोर राजनीति के मैदान में फ्लॉप हो जाएंगे क्योंकि चुनाव कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर नहीं जीते जाते। प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। कुछ जगह पर सफल हुए, कुछ जगह पर असफल भी हुए। तो अब चुनावी रणनीतिकार हैं, अब खुद ही चुनावी मैदान में भी आएंगे। और बिहार के हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने बिहार को चुना है, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये बीजेपी के खिलाफ ये रणनीति बनाते रहे हैं। पहले बीजेपी के लिए भी रणनीति बनाई थी। बिहार की जनता सब जानती है, सबको देख चुकी है, सबको परख चुकी है। प्रशांत किशोर चुनाव की राजनीति को कितनी अच्छी तरह जानते हैं ये मैं आपको बता सकता हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब सारी दुनिया कह रही थी कि ममता बनर्जी को बीजेपी कड़ी टक्कर देगी, वो अकेले थे जो कहते थे कि बीजेपी 100 से कम सीटें जीतेगी। सही साबित हुए। यूपी के चुनाव को लेकर उन्होंने मुझे कहा था कि योगी आदित्यनाथ की जीत होगी। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे अखिलेश यादव को लेकर वो गलत साबित होंगे। प्रशांत किशोर सही साबित हुए। इसके पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को बिहार में चुनाव जिताने में मदद की थी। बिहार के हैं, बिहार के चप्पे चप्पे को जानते हैं, उनका इंटरेस्ट है। और पीके के बारे में ये बात सब जानते हैं कि वो चुनाव जिताने में माहिर हैं, रणनीति बनाने में माहिर हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि दूसरों को चुनाव जिताना और खुद चुनाव जीतना, इसमें बड़ा फर्क है। इसलिए पीके का रास्ता आसान नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं नवजोत सिंह सिद्धू की नई मुसीबत के बारे में। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी से नवजोत सिद्धू के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। कहा नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव के वक्त भी उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार पार्टी पर हमले कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जानी चाहिए। सिद्धू के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। सिद्धू जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे लगता है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन वो सारी पार्टियों को टेस्ट करके देख चुके हैं। इतनी पार्टियां बदल चुके हैं या इतनी पार्टियों से झगड़ा कर चुके हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल है अब नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहीं जगह बची है या नहीं। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से प्रशांत किशोर को बधाई दी, उनसे अपनी दोस्ती के चर्चे किए, उससे इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि नवजोत सिद्धू अब प्रशांत किशोर की पार्टी में अपना भविष्य देखने लगे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।